हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। ऑलरेडी हम इसका एक लेक्चर पहले देख चुके हैं। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट बार्टर सिस्टम, जिसमें हमने ये समझा कि बार्टर सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती हैं। हालांकि ये जो सिस्टम है अब प्रचलन में नहीं है, या आप कह सकते हो प्रैक्टिस में नहीं है। ये बहुत पहले चलता था क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण से इसको रोक दिया गया। कुछ कमियां भी हमने देखी थी, कुछ इसके लिमिटेशंस या डीमेरिट्स हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अप्रॉक्स 5 चीज़ें हमने पढ़ी कि इसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देखने को मिलता है, कॉमन मेजरमेंट आप नहीं निकाल सकते हो, इसके अलावा फ्यूचर के अंदर कितना पेमेंट किया जाएगा इसका भी एश्योरिटी नहीं होता, आप वेल्थ भी स्टोर नहीं कर सकते और इसको आप डिविजिबल भी नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम्स थी इस बार्टर सिस्टम की। हमने इसके बाद में पढ़ा कि किस तरह से जो मनी है उसका इंट्रोडक्शन हुआ लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 5000 BC है तो ऑफकोर्स जो कॉमन एरा चल रहा है उसमें ये और जोड़ दीजिएगा, 2000 साल और जोड़ दीजिएगा, तो लगभग 5-7 हज़ार साल पहले की बात है। बहुत ही पुरानी बात हो गई। उसके बाद में मनी का यूज़ आना शुरू हुआ, एक्सचेंज अगेंस्ट द गुड्स। उसके अलावा ऑब्वियसली आप क्या करते हो, वैल्यू भी कर सकते हो। जो चीज़ आप अभी आपके पास अवेलेबल है उसको वैल्यू कर पाओगे आप करेंसी में, ठीक है। फिर हमने लास्टली क्या देखा, हमने देखा कि मनी का फंक्शंस क्या है, मनी क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती है। तो जो जो उसके अंदर कमियां थी बार्टर सिस्टम में, वो इसका एक तरीके से फीचर है या मेरिट्स हैं। क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप किसी भी चीज़ की मेज़र कर सकते हो वैल्यू। फ्यूचर के अंदर कितना पेमेंट करना है, दिस ऑल्सो कैन बी डन। और आप ऑब्वियसली स्टोर कर सकते हो वेल्थ इन अ फॉर्म ऑफ करेंसी और मनी। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं तो मनी का जो आज मॉडर्न फॉर्म है, दैट इज फर्स्टली तो आता है बेटा करेंसी, एंड द सेकेंड थिंग कम्स जो कि है आपका डिपॉजिट्स विद बैंक। व्हाट इज इट? डिपॉजिट्स विथ बैंक। ये दोनों ही आपके मनी के टाइप हैं। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो करेंसी ये कैश भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। डिजिटल इन द सेंस आप जानते हो प्लास्टिक मनी जिसको अपन कहते हैं। और अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ करेंसी, ओके, मनी। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में, ये किस तरह से होते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन पढ़ते हैं वन बाय वन कुछ चीज़ें। चलो इसको यहीं समझाता हूं पहले, फिर अपन डिसाइड करेंगे आगे। देखो, कैश का तुम फॉर्म जानते हो। कैश का जो फॉर्म है या तो करेंसी होगा नोट में, या फिर होगा वो कॉइन्स में, मतलब हार्ड कैश हो सकता है। इसके अलावा कैश आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, वॉलेट मैंने आपको कल बताया था, डिजिटल वॉलेट्स हो गए, प्लास्टिक करेंसीज होगी, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका। तो ये इस तरह का पेमेंट का मोड होता है या फिर करेंसी का टाइप होता है। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिपॉजिट्स कह दूं या फिर मैं बैंक कह दूं, तो इसके लिए इन्होंने कुछ सेगमेंट बताए कि पहली चीज जो जितनी बार भी आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे, उसको जब भी आप नीड सामने रखेंगे बैंक के कि वी नीड दिस अमाउंट, जो भी हमने जमा कराया प्रीवियसली, आप उसको वापस दे दीजिए, तो वो आपका होगा डिमांड डिपॉजिट। एक दूसरा भी होता है टाइप ऑफ डिपॉजिट विच इज टर्म डिपॉजिट, कि आपने एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा जमा करवा दिया, ठीक है, जैसे एफडी मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स के लिए देयर आर 2 डिफरेंट अकाउंट्स, वन इज सेविंग एंड सेकंड इज करंट। ये दोनों ही अकाउंट्स हैं। सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप पर डे पर मंथ जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश होता है वो आप जमा करा देते हैं। एंड ये जो करंट अकाउंट होता है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, दिन में आप 50 बार पैसा जमा कराओ, 50 बार आप पैसा निकालो। अमूमन ये वाला जो अकाउंट है, ये जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, और ये कॉमन जो लोग होते हैं वो। फिक्स डिपॉजिट्स दोनों करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक और खाता आपको बताया था, अकाउंट आपको बताया था, विच वॉज आरडी, रेगुलर डिपॉजिट्स। विल सी दैट। आगे देखिए, करेंसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में, अगर इनका कंपैरिजन करें। दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। करेंसी, पेपर, नोट या कॉइन्स। पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये मॉडर्न करेंसीज हैं। इसके पहले अर्लियर टाइम में अगर अपन देखें
तो गोल्ड में, सिल्वर में और कॉपर में डील किया जाता था। गोल्ड को करेंसी मान करके एक्सचेंज किया जाता था गुड्स को या वैल्यूज जो भी होती थी किसी भी चीज की। अगर मैं यहां देखूं तो डिपॉजिट्स विद बैंक का मतलब है कि बैंक में जो आपने पैसा जमा कराया और बैंक जिस अमाउंट को या जिस करेंसी को या जिस वैल्यू को होल्ड किए हुए है उसको इसमें हम काउंट करेंगे। ऑब्वियसली जो करेंसी है, अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी को आप कैसे देखते हो, करेंसी कंसिडर की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गॉट इट। और क्या होता है, करेंसी का जो भी सर्कुलेशन है या करेंसी जो प्रिंट करेंगे उसका जो राइट है वो रिजर्व किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। बेसिकली किसी भी नेशन के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। अब आप ये मत करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, एक सेंट्रल बैंक का मतलब जो उस देश की जो भी करेंसी है, जो भी उसका जो भी फंडामेंटल्स हैं पैसे को लेकर के प्रिंट करना, सर्कुलेट करना, वो किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है, अंडर में होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे मनी को प्रिंट करती है और उसको अप्रूव करती है। एक तरीके से जो भी करेंसी हमारे यहाँ चलेगी उसका जो भी राइट होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही पास ऑन होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए करेंसी प्रिंट करता है। अब ये भी बात जानते होंगे, जब आप पेपर करेंसी देखते हैं या कॉइन देखते हैं, हालांकि पेपर करेंसी पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं ज़्यादा कुछ, बट सॉरी, पेपर करेंसी पे मिलता है, कॉइन्स पर नहीं मिलता। पेपर करेंसी में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि इफ़ यू विल फाइंड अ नोट जिसका वैल्यू अगर 2 रुपए से कम है, अगर 2 रुपए का नोट भी आपने देखा है या 2 रुपए से कम का नोट, मतलब 1 रुपए का नोट अगर आपने देखा है, तो उन दोनों पे जो सिग्नेचर होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर के होंगे। और 2 रुपए से बड़ा कोई भी अगर नोट होगा तो उस पे जो सिग्नेचर होंगे वो होंगे आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ये गवर्नर अलग हैं और आपके स्टेट के जो गवर्नर हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो यहां याद रखें आप। ऐसा क्यों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए के कॉइन से लेकर मैक्सिमम जो 20 रुपीज का कॉइन अभी सर्कुलेशन में है, तो 20 रुपीज तक के कॉइन मिंट करता है। इसके अलावा अगर हम देखें नोट्स की, अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट से लेकर के 2000 रुपए तक का नोट प्रिंट करता है। लेकिन उसमें मैं फिर वही कह रहा हूं कि इसमें याद रखें आप, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अथॉरिटी है। हालांकि अब तो ये नोट प्रिंट नहीं होते, तो लेकिन उसके पहले क्या है, अगर 2 रुपए तक का कोई भी नोट है तो उस पर जो साइन होंगे वो साइन होंगे बेटा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। और उसके ऊपर का कोई नोट है अगर, तो उस पर सिग्नेचर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। बोलते हैं ना, लिखा होगा अगर आपके पास में नोट है कोई तो उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये जो प्रोमिसरी नोट है इसके बिहाफ पर ही उस कागज की वैल्यू है। और कितनी वर्थ है, 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए या फिर 2000 रुपए। ठीक है, और इसके बाद में ये सारी चीजें हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर इस पे सिग्नेचर कर देता है, एक एक पे नहीं करता, वो प्रिंट में आ जाती है, और उसके बाद में ये जो भी चीज है ये लीगल हो जाती है। नन ऑफ द पर्सन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट दैट अमाउंट। कोई पर्सन उसको ये नहीं कहेगा कि ये करेंसी तो मैं लूंगा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं भैया आप मुझे ये कॉइन नहीं चलेगा, मैं आपको इतने रुपए का नोट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन कोई भी करेंसी को, वो अलग बात है कि उसके पास चेंज ना हो या और कुछ, लेकिन कोई भी पर्सन करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता। ये लीगलाइज्ड है, इसको लॉ ने लीगल किया है। कोई भी इसके अगेंस्ट में या इसको नहीं चेंज कर सकता। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप लेने से मना कर दो अमाउंट। अगर कोई पर्सन आपको वो दे रहा है वैल्यू, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ कैश के साथ में कि उसको हम खराब ना करें या फिर और भी कई सारी चीज़ें, तो उसको भी हम बताएंगे आगे जब हम पर्सनली एक एक चीज़ देखते चलेंगे। पहले मैं आपको ये जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं डिपॉजिट्स विद बैंक करूं तो ऑब्वियसली बैंक के अंदर आप 3 खाते खुलवा सकते हैं। एक हो गया आपका सेविंग, दूसरा हो गया आपका करंट, और तीसरा हो गया आपका एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये 3 टाइप की आपने अकाउंट्स ओपन किए और इसके अंदर अपना पैसा जो है आपने बैंक में जमा करवा दिया। बैंक इसके बदले आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज रियली गुड थिंग। कैसे? जो भी इंटरेस्ट आपको गेन हो रहा है, उस इंटरेस्ट मतलब आपको नहीं, बैंक को जो गेन हो रहा है, बैंक उस इंटरेस्ट का
यूज करता है अपने एक्सपेंसेस को डील करने के लिए। जो भी उसके एक्सपेंस है वो सारे के सारे एक तरीके से कॉप अप किए जाते हैं, जो भी इंटरेस्ट वो गेन करता है। दूसरा, इंटरेस्ट गेन वो तब करेगा जब एज ए लोन दे रहा है, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा जब आप डिपॉजिट जमा करा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इंटरेस्ट जो है, सॉरी शायद उल्टा हुआ था वो, आप देखो इसको, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये आपको मिलेगा इफ यू विल डिपॉजिट योर अमाउंट इन बैंक। ठीक है, और वो वाला इंटरेस्ट बैंक लेगा जब आपको वो लोन देगा। तो लोन तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो डिपॉजिट्स होगी तो ऑफ कोर्स डिमांड डिपॉजिट्स होंगी, कि जब आप पैसा आपको तभी रिटर्न मिलेगा जब आप डिमांड करेंगे, मतलब जब वहां आप जाएंगे और बैंक को कहेंगे कि आई वांट टू विड्रॉ माय अमाउंट, जो भी वहां स्पेसिफिकली आपने जमा कराया है, तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, वो है चेक। 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप बैंक में जो पैसा जमा है उसको निकलवा सकते हो। या तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यूज करें, या फिर बैंक में आप अपीयर हो खुद जा करके, या फिर प्लास्टिक मनी को यूज करें। इसके अलावा एक चीज और होती है जो कि है चेक, और बहुत ही स्पेसिफाइड एंड कॉमनली यूज किया जाने वाला मेथड है। क्या होता है चेक में? तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है चेक का, कि पहले ये कैसे आया वो समझाता हूं। बहुत पुरानी बातें हैं। तो उस टाइम पर क्या होता था, एक पर्सन होता था। अ पर्सन अगर किसी शहर में है और इफ ही और शी इज अ बिजनेसमैन, तो ऐसे में कंसिडर किया जाता था कि भाई उसको बहुत सारा पैसा लेके जाना पड़ेगा। और उस टाइम पर क्या होता था, बहुत टाइम लगता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में। तो ऐसी सिचुएशन में एक साथ अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो बहुत सारा पैसा लेके जाएगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है। तो ऐसे में जो शहर में मुंशी होते थे, जो शहर के अंदर जो भी रिच पर्सनालिटीज होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, वो क्या करते थे, एक कागज पे एक प्रॉमिसरी नोट लिख करके दिया करते थे। और ये जो प्रॉमिसरी नोट होता था, वो एक शहर से दूसरे शहर में बैठा व्यक्ति, मतलब जो मनी लेंडर्स थे, वो एक दूसरे के लिए लिखा करते थे। जैसे मान लीजिए किसी प्लेस पर एक्स नाम का व्यक्ति है, ये है शहर जयपुर, और कोई वाई प्लेस पर कोई व्यक्ति है जो कि है जोधपुर में। अब होगा क्या, एक ए नाम का व्यक्ति गया एक्स के पास में और बोला भैया मेरे को जोधपुर जाना है और वहां पर मुझे 50,000 रुपए चाहिए, लेकिन जोधपुर पहुंचने में, क्योंकि उस टाइम पर बैलगाड़ी वगैरह से जाना पड़ता था, तो हमें वहां तक पहुंचने में क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो आप क्या करो, आप ये पैसा अपने पास रख लो, जो भी है अमाउंट। क्यों, और ऐसा क्यों कि इसको दे रहा है ये? क्योंकि ये जो एक्स व्यक्ति है, ये एक प्रॉमिसरी नोट लिखेगा उस व्यक्ति के लिए, इसके नाम से एक नोट लिखेगा जो इस पर्सन को, ए को वाई को जाकर के देना है जब वो जोधपुर पहुंच जाए। और जोधपुर पहुंचने के बाद वाई उस लेटर को पढ़ेगा और जो भी अमाउंट उसने एक्स के पास जमा किया है, अपना कुछ कमीशन काट करके उसको दे देगा। ये एक्स एंड वाई आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये हो सकते हैं रिलेटिव हो, ये हो सकते हैं बिजनेसमैन हो। इस तरह की कोई भी चीज जो उस टाइम पर चलती थी, उसको उस टाइम पर कहा जाता था हुंडी। हुंडी, वॉट वॉज हुंडी? अजीब सा नाम सुनने को लग रहा होगा आपको। हुंडी एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, जो प्रॉमिसरी नोट पहले के टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सेफली अपनी मनी ट्रांसफर करने के लिए, या ऐसे कह सकते हो आज का जो काम चेक करता है वही उस टाइम पर काम हुंडी किया करती थी। ठीक है, आप इंटरनेट पर अगर सर्फ करेंगे तो यू विल फाइंड सो मेनी फॉर्मेट ऑफ हुंडीज। आज भी अकाउंटेंसी के अंदर जो इंडियन अकाउंटेंसी है उसमें हुंडी का फॉर्मेट सिखाया जाता है। अगर आपकी कोई 11th क्लास में हो तो उससे ज़रूर पढ़िएगा। राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स हैं उसमें हुंडी सिखाई जाती थी, जिससे कि लोग अपने कल्चर को, अपनी अकाउंटेंसी को थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएं। हालांकि तुम्हारा रिलेशन नहीं है, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ बताई। तो क्या हुआ, बहुत सेफली आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए अपनी करेंसी के साथ, एंड काफ़ी सिक्योर था मैटर। बजाय वो 50,000 रुपये अपनी जेब में रखने के, आपने क्या किया, आपने काफ़ी सिंपली एक कंसेप्ट अडॉप्ट किया कि आपने एक कागज़ अपनी जेब में रखा और वो कागज़ आपने जाकर जब दूसरे शहर में दिया, सो यू गॉट, जो भी आपका मनी था वो आपको वापस से मिल गया। एक छोटा सा कमीशन ज़रूर आपको देना पड़ा, लेकिन उस रिस्क के पीछे तो बहुत छोटा सा था वो कमीशन। ठीक है, तो यही सारा काम कौन करता है, चेक भी करता है। कैसे करता है चेक, उसको जानने से पहले एक बार ये वाला पॉइंट जो बचा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी,
चेक, डिजिटल पेमेंट्स या फिर डिजिटल वॉलेट्स, ये सारे आज हमारे मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट हैं। बैंक्स के साथ में आपका जो ट्रांजैक्शन है, आज आप देखो सारे काम जो भी आप करते हो, सारे के सारे मैक्सिमम जो पेमेंट्स आप करते हो ऑनलाइन करते हो। ये ऑनलाइन क्या है, एक नया इकोनॉमिकल मॉडर्न इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है, एक डिमांड है आप कह सकते हो। अब पुराना टाइम नहीं है कि आप कैश लेके घूम रहे हो और सारी चीज़ें आप कैश में ही डील कर रहे हो। आज मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो डिजिटली होती है और कोविड की बात हो ये और ज़्यादा कह सकते हो प्रैक्टिस में आया है। चेक को थोड़ा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं चेक क्या। चेक का बहुत ही अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर मैंने किसी एक स्पेसिफिकली बैंक का चेक लिया है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करता हूं क्या है चेक। देखो सबसे पहले तो ये एक क्या है, एक तरीके का नोट है, प्रॉमिसरी नोट। नोट वो वाला नोट नहीं है, प्रॉमिसरी नोट है। इसमें क्या किया गया है, इसने पहले तो ये बताया कि भैया ये जो नोट है कहां से इशू हुआ है। तो देखो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर बैंक का नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। अब एक स्पेसिफिकली एक चीज जो है आपको जहां ध्यान देनी है, देखो वो होता है इसका IFSC, ये कोड होता है। IF ये C की जगह S कर दीजिएगा ना, IFSC कोड होता है। क्या होता है ये बेटा, एक बैंक का स्पेसिफिक नंबर होता है जिससे कि हम जज कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है, कौन सी जगह की एक्चुअल ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद यहां पर डेट आती है, फिर यहां पर ये किसके नाम से है पहले ये समझो। यहां पर आपका अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर के साथ में आपका नाम होता है। यहां पर नाम नहीं है अभी क्योंकि ये चेक एक डमी चेक है, ठीक है। तो यहां पर अकाउंट नंबर है और यहां पर आपका नाम होता है। उसमें क्या लिखा हुआ होता है, अब देखो आपने कहा कि भैया पे करो किसको, जिसको भी पे करना है, यहां पे जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को पे करना है उसका नाम आ जाएगा यहां पे। और आपने कहा कि भैया पे करो इस आदमी को, क्यों और कितने, क्यों मैं आदेश दे रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं कि इस पर्सन को आप पे करो। और बैंक क्योंकि आपकी जो भी सर्विसेज में है तो ऑफ कोर्स बैंक विल फॉलो दैट योर इंस्ट्रक्शंस। तो बैंक ने आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अब ऐसे में जब बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं तो ये भी तो बताओ कि कितना पे करें, क्या सारे पैसे दे दें, नहीं। तो नेक्स्ट कॉलम में यहां पर आपको बताना पड़ेगा वर्ड्स में और नंबर्स में कि आपको कितना पेमेंट करवाना है उसे, ठीक है भैया। आपने लिख दी ये चीज। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको वहां साइन करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। आपको यहां पर साइन करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये मैं ही हूं, ठीक है। अश्योर करना पड़ेगा। ये चेक आप किसको देंगे, आप जिस भी व्यक्ति को पे करना चाह रहे हैं उसे। वो व्यक्ति अपने बैंक में जाएगा, बैंक में जाने के बाद ये चेक वहां डिपॉजिट करेगा और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आपके खाते से पैसे निकल के उनके खाते में, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। चेक के बारे में दो तीन चीजें और बता देता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा। ये जो नंबर होता है ये चेक नंबर होता है और ये जो नंबर होता है ये बैंक का एक स्पेशल यूनिक कोड होता है, जैसे IFSC कोड होता है ना वैसे ही। तो ये भी एक MICR कोड होता है। फिर इसके अलावा RBI के साथ आपका जो अकाउंट खुला हुआ होगा, मतलब आपका इस बैंक का जो अकाउंट नंबर खुला होगा वो यहां पर मेंशन होगा और यहां ट्रांजैक्शन कोड होता है कि आपने उस चेक बुक में से कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक छोटा सा ब्रीफ था। ये भी एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है या फिर ये ऑर्डर है। ये क्या ऑर्डर है कि भैया इस आदमी को इतने रुपए पे करो मेरे खाते से, आपने ऑर्डर दे दिया रिटर्न में, ठीक है। इसके अलावा FD होती है या फिर DD होती है, डिमांड डिपॉजिट। DD भी कुछ इसी तरीके की होती है। तो कुछ ये एक छोटा सा इंट्रो था हमारे चेक का, मेरे हिसाब से तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। हाँ ये भी याद रखें, आजकल जो चेक होता है उसके यहाँ पर दो तिरछी लाइनें खींची जाती है। इन दो तिरछी लाइन का मतलब होता है कि ये जो अमाउंट होगा वो आप डायरेक्टली केवल अपने अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक चेक है और उस चेक के अंदर पहले तो ऑलरेडी है ना, उसमें दो लाइन लिखी भी आ सकती है, दो लाइन ऐसी तिरछी खींची भी आ सकती है। अगर नहीं आ रही है तो आपको यहां पर दो तिरछी लाइन खींचनी होती है जिससे कि कोई भी पर्सन इसको कैश नहीं करवा सकता। अदरवाइज क्या होगा, आपने लिखा कि भैया यहां पर इस व्यक्ति को पे करना है तो ये व्यक्ति आपके बैंक में जा सकता है, डायरेक्टली वो चेक दे सकता है और कैश निकलवा सकता है। लेकिन ऐसा अब नहीं होता, इसलिए ऑलरेडी यहां पर दो लाइन खींची भी आती है तिरछी। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा किसी भी पर्सन के। दूसरी चीज, अगर आप चाह रहे हो कि आप खुद कैश निकलवाएं तो यहां पर इस नाम की जगह पर लिख सकते हैं आप सेल्फ। जब आप सेल्फ लिख देंगे, सेल्फ का मतलब खुद के लिए है, मैं
बैंक को कह रहा हूं कि मुझे खुद पैसा दो, या तो आप ऐसे करो या बैंक के अंदर जो विड्रॉल स्लिप होती है उसको भरें और पैसा आप निकलवा सकते हैं। ये कुछ चीजें थी, ब्रीफ एक नोट था अबाउट द चेक। आगे देखते हैं, इसमें और कुछ चीजें और है जो आपको समझना जरूरी है। देखिए, नया कुछ टॉपिक है जो कि है क्रेडिट। तुम जानते हो क्रेडिट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। क्रेडिट क्या? क्रेडिट एक तरीके का लोन। अभी मैं ये वाला इंटरेस्ट जब बता रहा था तो मैं क्रेडिट में पहुंच गया था अचानक से, तो आपको वही चीज अब मुझे बतानी है कि क्रेडिट क्या होता है। वैसे सिंपली अगर हम देखें तो क्रेडिट का मतलब उधार, इतना सा समझ जाओ, क्रेडिट का मतलब उधार। लेकिन उधार का एक यहां पर जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ब्रॉडर है। कैसे है? देखिए, सबसे पहली चीज, जो उधार लिया जाता है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर काम में आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्रेडिट की सिचुएशंस को। तो कौन से फैक्टर हैं, क्या होता है? तो इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। क्रेडिट इज अ सिचुएशन और इट अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसमें जो मनी लेंडर होता है वो बोरोवर को फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए अश्योर्ड करता है कि भैया, लेंडर बोलता है कि भैया बोरोवर को कि आप है ना मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। किन चीजों के बदले? या तो किसी सामान के बदले, या किसी सर्विस के बदले, या फिर मनी के बदले, फ्यूचर पेमेंट के लिए। और लेंगे क्या बीच में? इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट वेयर मनी लेंडर supplies the goods, service or money to the borrower with a time bounding as well as having the promise for future payments with interest। ठीक है, ये एक तरीके का इसका डेफिनेशन भी कह सकते हो, इसका कंसेप्ट भी कह सकते हो। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर एग्रीमेंट होगा, और ये एग्रीमेंट कोई भी तोड़ नहीं सकता। रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट है तो रिटर्न एग्रीमेंट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि हम बिना देखे, जो अमूमन जो पुअर या फिर इलिटरेट पर्सनालिटीज होते हैं उनके साथ में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो लोग बिना पढ़े लिखे उन एग्रीमेंट्स पे साइन कर देते हैं, जिससे कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्या होता है वो आगे बताऊंगा, अभी पहले समझो कि ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो मनी लेंडर होता है या जो भी लेंडर है, किसी भी चीज का लेंडर, जो भी देने वाला है, सर्विसेज देने वाला है या फिर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उधार सामान भी तो बेचते हैं। तो उधार सामान आप बेच रहे हो, आपने कह दिया कुछ दिन के लिए तो ठीक है भैया, इतने दिन का उधार है, 15 दिन तो हम आपको दे देंगे ऐसे ही। कोई भी बड़ा प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो, या कोई सर्विस है कि भैया आज नहीं है कल आपको पेमेंट कर देंगे, तो मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तब तो थोड़े दिन के लिए आपको रिबेट मिल जाती है। लेकिन अगर बड़ा ट्रांजेक्शन है तो आपको फिर क्या करना होता है, उसके लिए इंटरेस्ट पे करना होता है, पैसा भी उधार दिया जाता है। तो ये जो लेंडर होते हैं ये लोग बोरोवर को, जो उधार ले रहा है, कुछ भी ले सकता है, गुड्स भी ले सकता है, सर्विस भी, मनी भी, तो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए वो लेता है, और इस तरीके का प्रॉमिस भी होता है इसके बीच में कि वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, जो भी जिस भी तरीके का इनका कंसेप्ट है। क्रेडिट मतलब उधारी। अब देखो और क्या है क्रेडिट का, तो यहां पे क्रेडिट की कुछ एक्टिविटीज हैं। यहां पे दो टाइप ऑफ क्रेडिट हम पढ़ेंगे, एक क्रेडिट पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर से, एक क्रेडिट पढ़ने वाले हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर से। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैंक का क्रेडिट। कुछ एक्टिविटीज हैं वो बैंक की हम यहां देखेंगे कैसे है। देखिए, पहले तो यहां पर बताया है रिजर्व डिपॉजिट रेशो, आरडीआर। पहले तो ये समझो, बैंक है, इमेजिन कीजिए ये बैंक है। बैंक आपके पैसे का क्या करेगा? अगर बैंक में आपने पैसा जमा कराया है, इफ अ पर्सन इज देयर जिसने ये बैंक में पैसा जमा कराया, अब बैंक क्या करेगा इसका? ऑब्वियसली बैंक भी इस पैसे को यूज करेगा, तिजोरी में रख के एक के दो थोड़ी हो जाएंगे, तो बैंक भी इस कैश को यूज करेगा। अब ये कई तरीके से कर सकता है, वो किसी दूसरे पर्सन को दे सकता है कैश, मीडिएटर कौन है? बैंक। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है वो देखना है, और वही समझने वाली बात है। जो ये बैंक है ये मीडिएटर है, यहां से जो पैसा बैंक के पास आ रहा है और बैंक से यहां पे जो पैसा जा रहा है, इसके बीच में यहां पर इसने डिपॉजिट करवाया है और यहां पर इसने इसको लोन दिया है। ये सिचुएशन है। अल्टीमेटली इस पर्सन के पास जो पैसा था सरप्लस, वो इस पर्सन की नीड के पास चला गया, मतलब उसने अपनी नीड्स को कॉप अप करने के लिए वो पैसा यूज कर लिया बैंक के पास जाकर के। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? अब समझो एक और चीज,
बैंक पूरा का पूरा पैसा जमा करा देगा क्या? नहीं, बैंक अपना पूरा पैसा जमा, जो भी उसके पास में डिपॉजिट्स आई हैं वो पूरा का पूरा पैसा जमा, मतलब एक तरीके से इन्वेस्ट नहीं करता, ना तो लोन की फॉर्म में देता है और ना ही कहीं इन्वेस्ट करता है। तो बैंक क्या करता है? सबसे पहली चीज, बैंक अपने पास में कुछ चीज एज अ कैश रखता है, वो कैश रखता है, और वो जो भी कैश रखता है उसे कहा जाता है कैश रेशो। ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट में बता रहा हूं, कैश रेशो। अब देखो, इसके अलावा बैंक एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास भी रखता है अपने खाते में। ये आरबीआई जो है ना, आरबीआई बैंकों का बैंक है, मैंने पहले भी कहा, और आरबीआई हमेशा इस बात को अश्योर करता है कि जितने भी बैंक हैं जिनके पास में पब्लिक का पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी हमारे पास में होनी चाहिए, अदरवाइज ये बैंक कभी भी पब्लिक को धोखा दे सकते हैं। इसीलिए इनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जो भी कैश आपके पास आता है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 4%, 5%, ये चेंज होता जाता है ना, कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जो अमाउंट होता है उसको आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है। आरबीआई उसके बदले में इनको ब्याज भी देता है। ऐसा नहीं कि इनसे रखवा लिया अपने पास और आरबीआई मजे ले रहा है, नहीं, आरबीआई इसके बदले में इनको ब्याज भी देगा। ठीक है, इतना तो आरबीआई के पास रखवा दिया आपने। इसके अलावा बैंक अपने पास, अब जैसे सोचिए ये कोई एक्स नाम का व्यक्ति था, ये इसने पैसा बैंक में जमा कराया और बैंक ने उठा के सारा पैसा किसको? लोन में दे दिया। अब ऐसे थोड़ी होगा, अगले दिन आ जाए तो वो व्यक्ति पैसा मांगने अपना। तो ऐसे में बैंक अपने पास में कुछ अमाउंट भी रखता है जिसको आप कैश रेशो कहते हो, वो अपने पास में हार्ड कैश की फॉर्म में बैंक आईवी टोटल डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर रेशो रख लेता है। ये 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट, बचा हुआ 80% अमाउंट, ये मैं डेटा जो बता रहा हूं, ये परसेंटेज जो मैं बता रहा हूं फिक्स नहीं है, ये चेंज होती है। तो ये जो 80% अमाउंट है ये इन्वेस्ट कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू या फिर लोन फैसिलिटीज में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या है? ये है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो आरबीआई के पास में आपने रखा है, वो है आपका कैश डिपॉजिट रेशियो जो बैंक अपने पास में ही रख रहा है एज अ कैश। ठीक है, लोन एक्टिविटी की बात करें तो बैंक लोन एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, लोन देता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं। ये लोन हो सकता है कैश लोन, ठीक है, दूसरा होता है डिमांड लोन, अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं ना। तो कैश लोन, डायरेक्टली आपने कैश लिया, आपको कोई मतलब पता नहीं है, आपको ये भी नहीं जानकारी है और बैंक ये भी नहीं जानना चाह रहा है कि आपने किस चीज के लिए लोन लिया है। ठीक है, तो कैश लोन तो ये हो गया कि आपने सीधा लोन ले लिया, पर्सनल लोन जिसको कहते हैं, कि आपने तो सीधा वो पैसा लिया है, आप उसका कुछ भी कर सकते हो। दूसरा होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन का मतलब है आप अपनी जो नीड है वो बताएंगे कि भाई मकान के लिए चाहिए, कार के लिए चाहिए, बाइक के लिए चाहिए, तो वो डिमांड लोन है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म का मतलब 3 साल होता है, उसके आगे का जितना भी टाइम होता है वो 5 साल 10 साल, वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने पैसा उसमें लिया है, बैंक से लिया है। अब उसमें आपने हो सकता है अपने गोल्ड को एज अ मॉर्गेज वहां रखा गया हो, उसके बदले में पैसा आपने लिया हो, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो क्या होता है, इमेजिन कीजिए, पहले तो ऐसे समझिए आप कि इसको एक बार इरेज कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा अपने लिए, समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। देखो भाई, कोई भी पर्सन, स्पेशली जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन कौन सा खाता खोलता है? करंट अकाउंट। ठीक है, और ये जो करंट अकाउंट खुला है, इस करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी बैंक देता है इन सभी बिजनेस ओनर्स को। जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें बैंक एक फैसिलिटी देता है जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखिए, बैंक के पास में ये जितने भी अकाउंट हैं, स्पेशली करंट अकाउंट, ये सारे के सारे बिजनेस ओनर्स के होते हैं जिनको दिन में 50 बार पैसा निकालना होता है और 50 बार जमा कराना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और इनको पेमेंट किसी को करना पड़ गया 1,20,000 रुपीज का। तो बैंक क्या करेगा? 1 लाख दे देगा, 20,000 छोड़ देगा? नहीं, बैंक 1,20,000 रुपीज पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। ये क्या है? ये एक तरीके की फैसिलिटी है जिसको आप ओवरड्राफ्ट कहते हो। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि बैंक को फायदा क्या और बैंक ये 20,000 रुपए कैसे लेगा अगर वो पर्सन मना कर दे तो
तो ऐसे में यहां पर कंडीशन है कि ये फैसिलिटी जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो अचानक से नहीं मिल जाती, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के बाद में ये चीज आपको दी जाती है, ये फैसिलिटी आपको दी जाती है कि भैया आपका अकाउंट हो गया है, आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होती है, हम आपकी फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड के साथ होता है, ठीक है। तो अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बैंक का स्ट्रेटजी है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, इसका ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन होता है, ठीक है। कई बार एक महीना भी होता है, डिपेंड करता है 1 to 1 जो भी पर्सन टू पर्सन क्या आपकी डील्स हुई हैं। तो ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब ओवर विड्रॉल करना, ओवर मतलब एक्स्ट्रा, जितना है उससे भी ज्यादा आपने ओवरली उसको विड्रॉ किया है, ये होता है ओवरड्राफ्ट। तो ये किसको मिलती है? केवल करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी नहीं मिलती। किसको मिलती है? बिजनेस ओनर्स को, ठीक है, कि आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट आपका रुके ना। और ये अमाउंट ऐसा नहीं है 20,000 मैंने बोला, हो सकता है ये अमाउंट ज्यादा भी हो और हो सकता है 20,000 से कम भी हो, डिपेंड करता है किस लेवल का ये बिजनेस ओनर है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक टाइप का लोन ही तो है, ठीक है, ये भी होता है। बैंक क्या करता है? जब लोन देता है तो उससे इंटरेस्ट अर्न करता है। इंटरेस्ट अर्न करना, ठीक है, इंटरेस्ट लेता है पर्टिकुलरली, जिससे कि जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो ये वाला पॉइंट एग्रीमेंट था क्रेडिट के अंदर कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वही कर रहे हैं हम। इंटरेस्ट जो है आपका वो हम पे कर रहे हैं। इफ मैंने किसी से लोन लिया है तो मुझे क्या करना है? मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट ही उस पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। तो अगर मैं बैंक के लिए कहूं तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपसे पैसा लेगा, पैसा इसके पास आया और बैंक ने इसको पैसा दे दिया, एक्स से पैसा लिया, वाई को पैसा दे दिया, बात समझ में आई? तो एक्स को जो अमाउंट ये पे कर रहा है वो इंटरेस्ट का रेट बहुत कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.4% के अप्रोक्स, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और जबकि यहां पर मैं बात करूं, बैंक जो वाई को पैसा उसने उधार दिया है उससे जो पैसा लेगा ये कम से कम 10 से 15% इसका इंटरेस्ट रेट होगा। और ये इंटरेस्ट रेट मोस्ट प्रोबेबली सिंपल भी हो सकता है, और कई जगह तो देखा जाता है वो यही होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एक तरीके से लेते हैं। और ऐसे में ये जो डिफरेंस आया है ना, अगर मैं इसको सिंपल ही मान के चलूं तो ये जो लगभग 3% और 15% के बीच में डिफरेंस आया है, यही बैंक का एक्चुअल में इनकम है, यही बैंक का इनकम है जिससे कि वो अपने खर्चों को मीट करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको फिर कहा, बैंक क्या परफॉर्म कर रहा है? एज अ मीडिएटर, वो भी जो भी चीजें कर रहा है वो डील कर रहा है एज अ मीडिएटर, जिसके पास पैसा है उससे पैसा लेकर के जिसको नीड है उसको देना। ये है आपकी बैंक की लोन एक्टिविटी। मेरे हिसाब से तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस दो चीज और पढ़ लो छोटी छोटी सी, कि आप ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट की जो सिचुएशन है, क्या ये अच्छी है या क्या ये बुरी है। तो पहले तो दो चीजें बता रहा हूं, एक सलीम का एग्जाम्पल है और एक सपना का एग्जाम्पल है। अब देखो भाई, सलीम का एग्जाम्पल क्या है कि सलीम एक शू मेकर है और सलीम को मौका मिला, एक बार इसके पास अचानक से ऑर्डर आ गया 3,000 शू बनाने का, कि भैया आपको 3,000 शू बनाने हैं और 1 महीने में आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है अपना। तो सलीम ने सोचा कि क्या करें, ऑर्डर तो उसने ले लिया। अब सलीम खुद अकेला 3,000 शू बना ही नहीं सकता। ऐसे में उसने क्या किया, उसने पहली चीज तो क्या क्या करना था, उसको 3,000 ऑर्डर पूरा करना है तो उसको लेदर भी चाहिए होगा, अगर लेदर की शू बनाने हैं तो फिर अकेला नहीं बना सकता, तो उसको लेबर भी हायर करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको फिर पैकेजिंग या जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सलीम के पास में पहली चीज तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो सलीम ने क्या किया, 1 मंथ के लिए इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक्स्ट्रा लेबर हायर कर लूं। तो सलीम ने एक्स्ट्रा लेबर हायर की और सलीम ने उसके बाद में लोन भी लिया, लेकिन लोन लेने का तरीका थोड़ा अलग था। कैसे? देखिए, पहली चीज, जिस लेबर को हायर किया उसको कहा कि काम कंप्लीट होने के बाद में, मंथ कंप्लीट होने के बाद में वी विल पे यू, ठीक है, पहली चीज कंसेप्ट क्लियर। जो लेबर है उसको आगे पेमेंट करेंगे, फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। जिसने ऑर्डर दिया था उससे उसने कहा कि भैया आप 1,000 शू का जो भी अमाउंट है वो मुझे एडवांस दो, सो दैट आई कैन डू फर्दर वर्क, मैं काम आगे जो भी है वो कर सकूं।
इसने क्या किया, एडवांस पेमेंट लिया और ये कहा कि आप बाकी का अमाउंट जब डिलीवरी लें तब ले लेना। तो इससे इसके पास में कुछ अमाउंट आ गया जिससे उसने छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस थे वो एक तरीके से मीट कर लिए। इसके अलावा जो लेदर वाला था जिससे उसने रॉ मटेरियल लिया था, उसको भी इसने कह दिया कि मैं भी आपको 1 महीने के बाद में पेमेंट दूंगा। तो इस मटेरियल ने, गुड सप्लायर ने उधार में इसको सप्लाई किया गुड्स। लेबर वर्क ऑब्वियसली होना था, उसके 1 मंथ बाद ही उसको पैसा मिलना है, और 1000 का पेमेंट इसके पास में आ गया जिससे कि इसने कॉप अप कर लिया अपने सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस को। इन सब चीजों के कारण से इसका जो ऑर्डर था वो टाइम पे कंप्लीट हो गया और उसको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। तो कई बार उधार लेना आपको बेनिफिट देता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट। ठीक है, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलता है इफ यू विल टेक अमाउंट फॉर मेकिंग योर कैपिटल। आप अपनी कैपिटल बनाने के लिए अगर किसी से उधार लेते हैं तो कई बार बेनिफिट मिलता भी है। लेकिन इसी को आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक और एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कई बार आप लोन में फंस जाते हैं तो आप निकल नहीं पाते। जैसे सपना एक छोटी सी मतलब लेडी छोटी नहीं है, एक छोटी स्मॉल फार्मर है जिसके पास में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जिसपे ये खेती करती है। सपना ने क्या किया, बाजार से लोन लिया क्योंकि इसको खेती करनी थी अपने खेत में। सपना को आस थी कि इस बारी खेती करने पर उसको मुनाफा होगा, तो उसने लोन ले लिया और एक्सपेंसिव जो भी फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, वो सारी चीजें अपने पास में इसने परचेज कर ली, उससे सीड्स वगैरह बेच लिए। अब ऐसे में जितनी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी खेती उसकी अच्छी नहीं हुई, तो और साथ में बरसात वगैरह भी आ गई जिसके कारण से उसकी जो क्रॉप थी, हार्वेस्ट थी, वो खराब हो गई। अब सपना ने जो पहले लोन लिया था वो लोन अब वो रीपे नहीं कर पा रही क्योंकि उसका आउटपुट जो था वो उतना अच्छा नहीं था। सपना के इस स्टेप के कारण से नेक्स्ट ईयर जब वापस आया तो नेक्स्ट ईयर में भी सपना पुराने वाले कर्जे को नहीं चुका पाई और उसको एक नया लोन लेना पड़ गया। बचा तो कुछ था ही नहीं, तो उसको एक फ्रेश लोन भी लेना पड़ा इस साल की हार्वेस्ट को करने के लिए, साथ ही साथ पुराने वाले लोन को वो अभी तक नहीं चुका पाई। तो इस तरह की सिचुएशन स्मॉल फार्मर्स के साथ में होती है और इसको कहा जाता है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब आप कर्जे के अंदर फंस जाओ, ठीक है, कर्जे के जो जाल है उसमें आप फंस जाओ और बाहर ना निकल पाओ। ऐसा ही कुछ कंडीशन सपना के साथ भी हुआ कि एक बार जो उसने लोन लिया वो उसको कॉप अप नहीं कर पाई, उसको रिपे नहीं कर पाई, और ऐसे में धीरे धीरे उसका जो कर्जा था वो बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि उस कर्जे को मीट करने के लिए सपना ने अपने लैंड का एक हिस्सा बेच दिया। तो ये दो सिचुएशन, कई बार कैपिटल गेन करने के लिए आप लोन लेते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से डील कर जाते हैं, और कई बार आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस थी जो हमने देखी रिगार्डिंग लोन, और इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हुई कि अगर लोन सही तरीके से और एक सही प्लानिंग के साथ लिया जाए तो आपको बेनिफिट दे सकता है, और अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, और लोन कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे फार्मर्स के साथ बहुत होती है कि नेचर ने जब आपका साथ नहीं दिया तो जो लोन आपने लिया है उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिकली टर्म्स देखा, इसके अलावा क्रेडिट को देखा। क्रेडिट के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज नहीं, बहुत हो गया आज के लिए। सो विल डिस्कस अबाउट इट फर्दर टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी से भी रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ओवरड्राफ्ट, चेक या और कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेज दीजिएगा, सो वी कैन एक्चुअली उसको आप सॉर्ट आउट कर सकें आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।